जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग का तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रहा होगा। जैसा कि बहुत सारा वैकेंसी का अपकमिंग नोटिफिकेशन है, इसलिए आप लोग जो है तैयारी बढ़िया तरीके से कीजिए। तो आज का जो हम लोग का नया टॉपिक होगा, हम लोग का जो है वो है इंजीनियरिंग मटेरियल्स, है ना, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। इंजीनियरिंग मटेरियल, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, ये जो तीन चीज़ें हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। हालांकि ये जो है तीनों जो भी है ये हम लोग का थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें उतनी बताने लायक की चीज़ें नहीं है, लेकिन कंपोजिशन जो है आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि किसमें कितना परसेंटेज रहता है आयरन का, कार्बन का, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग आज देखेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल से। जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है 40-50 वो तो बहुत ईजी है, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, यही सब मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी पर डिपेंडेंट है, तो उसको हम लोग जल्दी से उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, है ना। उसमें ज़्यादा हम लोग टाइम व्यतीत नहीं करेंगे। तो बिना टाइम गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज पहला नंबर क्वेश्चन से इंजीनियरिंग मटेरियल का। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेसिस्ट। पूछ रहा है क्या, स्ट्रेंथ क्या है कोई मटेरियल का। स्ट्रेंथ क्या होता है कि जो भी हम लोग का जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, एक्सटर्नल जो हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं वो क्या करे, वो उसको रेसिस्ट करने की कोशिश करे, वो हम लोग क्या हुआ स्ट्रेंथ कहलाएगा। जितना हम लोग एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स जो हम लोग डाल रहे हैं, मतलब कि जो बाहरी, मान लीजिए कोई मटेरियल है जो बाहर से हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो ये मटेरियल कितना रेसिस्ट कर रहा है वो इसका स्ट्रेंथ दिखलाएगा। ठीक, तो 1 का बी नंबर हम लोग का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टिफनेस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस। पूछ रहा है क्या, ट्रू और फॉल्स पूछा है यहाँ पे। पूछ रहा है कि स्टिफनेस क्या कहलाता है। स्टिफनेस जो है ये भी एक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है जो कि क्या करता है, ये हम लोग का रेसिस्ट करता है डिफॉर्मेशन, ये भी रेसिस्ट करता है डिफॉर्मेशन ही, मतलब कि मटेरियल को डिफॉर्म होने नहीं देगा, लेकिन स्ट्रेस के अंतर्गत, अंडर स्ट्रेस, है ना। तो स्टेटमेंट हम लोग का बिल्कुल सही है, ये सब में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ठीक, आइए नेक्स्ट। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड। अब देखिए पूछा है, जितना भी अभी यहाँ क्या है 10-15 क्वेश्चन, जो भी 15-20 क्वेश्चन या 25-30 क्वेश्चन शुरुआत का ले लीजिएगा ना, वो हम लोग का प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल से ही है कि स्ट्रेंथ क्या, स्टिफनेस क्या, टफनेस क्या, डक्टिलिटी क्या है, मेलेबिलिटी क्या है, प्लास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, वही चीज़ दिया हुआ। ठीक, देखिए तो थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा है क्या, फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड, है ना। हाई इम्पैक्ट लोड के कारण कोई मटेरियल में जो हम लोग का फ्रैक्चर रेसिस्ट करेगा उसको हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी कहेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं टफनेस। उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो टफनेस कहेंगे। 3 का सी नंबर हम लोग का बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट। अच्छा 4 नंबर रह गया है। 4 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग का रह गया प्लास्टिसिटी था, देखेंगे बाद में। 5 नंबर देखिए, द डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच। अब डक्टिलिटी आया, डक्टिलिटी मेलिएबिलिटी हम लोग जो है साइंस में पढ़ते आए हैं, तो इसमें और कुछ बताने का जरूरत नहीं है। डक्टिलिटी क्या होता है, जो कि जिसको हम लोग जो है वायर में ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कि वायर में उसको खींच सकते हैं। ठीक, और अगर बोले कैन बी रोल्ड और हैमर्ड इनटू थिन शीट, तो ये दोस्त हम लोग को हो जाता है क्या, मेलिएबिलिटी। ये हम लोग को हो जाता है मेलिएबिलिटी, जो आगे क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा हम लोग का। ये क्या है, ब्रेक्स विथ लिटिल परमानेंट डिस्टॉर्शन, ये हम लोग का हो जाता है ब्रिटलनेस। क्या है, ब्रिटलनेस, मतलब भंगूर, ब्रिटलनेस। और ये अभी हम लोग ने देखा कैन रेसिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड, तो ये क्या था हम लोग का, टफनेस था। ये क्या था, टफनेस था। ये सब जो है, ये सभी जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ही है। मटेरियल का क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, उसी के अंतर्गत जो है ये सब क्वेश्चंस दिया गया है, जो इजी है, इसमें टेंशन लेने की उतनी बात नहीं है। ये सबसे जो है क्वेश्चन उतना आता नहीं है, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग का डिफिनेशन है। जो आगे जो कंपोजिशन जितने भी आएंगे मटेरियल का, वो सब हम लोग का ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये नेक्स्ट 6 नंबर, द मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन बी रोल्ड और हैमर्ड इनटू थिन शीट, तो अभी मैंने बताया, तो ये हम लोग का एग्री। ठीक, आइए नेक्स्ट। Which of the following property is desirable for material used in tools and machines? अब आपको पूछा है कि कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग का मटेरियल के अंतर्गत से सही है, जो कि टूल्स और मशीन में यूज किया जा सकता है, जैसे इलास्टिसिटी है, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी। इनमें से जो है कौन सा प्रॉपर्टी जो है हम लोग का जो है क्या रहेगा, डिजायरेबल रहने वाला है मटेरियल के हिसाब से, जो टूल और मशीन में हम लोग का काम देता है। तो देखिए इलास्टिसिटी क्या होता है हम लोग का, इलास्टिसिटी होता है कि जब हम उस पर फोर्स दें
तो वो फिर जो भी शेप और साइज है वो फिर रिगेन कर लेता है। प्लास्टिसिटी क्या है, वो परमानेंट डिफॉर्म कर जाता है। डक्टिलिटी हम लोगों ने देखा, ड्रोन इनटू थिन वायर्स, और मेलिबिलिटी हम लोगों ने देखा, कैन बी ड्रोन और हैमर्ड इनटू सीड्स। ठीक, तो यहाँ पे जो है जो मटेरियल जो प्रॉपर्टी डिजायरेबल हम लोग का होना चाहिए टूल्स और मशीन के लिए, वो हम लोग का इलास्टिसिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए मटेरियल। ठीक, 7 का ए नंबर। 8 नंबर, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल नेसेसरी फॉर फॉर्जिंग इन स्टैंपिंग इमेजेस ऑन कॉइन्स इन ऑर्नामेंटल वर्क। अब पूछ रहा है क्या, वो मटेरियल का कौन सा प्रॉपर्टी होना चाहिए जिसमें हम लोग ऑर्नामेंट में कोई छाप छोड़ सकते हैं, या फिर क्वाइन पे जो हम लोग क्वाइन पे हम लोग स्टैंपिंग करते हैं, या फिर फॉर्जिंग करते हैं, है ना, या फिर कोई भी गहना ऑर्नामेंटल वर्क में जो हम लोग डिजाइन डालते हैं, तो उसमें हम लोग कौन सा मटेरियल का प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो वो चूंकि हम लोग का परमानेंट डिफॉर्मेशन होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग का कौन सा प्रॉपर्टी वो होना चाहिए उसमें मटेरियल में, तो वो होना चाहिए प्रॉपर्टी मटेरियल कैसा, प्लास्टिसिटी। क्या होगा, प्लास्टिसिटी। 8 का बी नंबर है। 9 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिजायरेबल इन पार्ट सब्जेक्ट टू शॉक एंड इम्पैक्ट लोड। तो ये पीछे क्वेश्चन में देखा कि शॉक और इम्पैक्ट लोड किसमें हम लोग का पड़ता है, तो वो कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग का, वो होता है हम लोग का टफनेस। वो कैसा होता है हम लोग का, वो होता है टफनेस। डी नंबर। आइए नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इसेंशियल फॉर स्प्रिंग मटेरियल। स्प्रिंग मटेरियल के लिए हम लोग कौन सा जो है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल हम लोग का फिट बैठेगा। डक्टिलिटी तो हम लोगों ने देख लिया कि ड्रोन इनटू थिन वायर, है ना। प्लास्टिसिटी देख लिया, परमानेंट डिफॉर्मेशन। स्टिफनेस देख लिया हम लोगों ने, ये स्टिफनेस क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है, रेसिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस होता है। तो ये जो रेजिलियंस है, हम लोग क्या है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जो कि स्प्रिंग मटेरियल में हम लोग काम आता है। 10 का सी नंबर हम लोग का करेक्ट होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट, द टफनेस ऑफ मटेरियल डैश व्हेन इट इज हीटेड। अब बोल रहा है क्या, टफनेस ऑफ मटेरियल क्या होगा जब हम लोग उसको हीट करेंगे। कोई जो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जो टफनेस बोल रहा है कि क्या जब हम लोग हीट करेंगे तो उसमें क्या प्रॉपर्टी में चेंजिंग आएगा, घटेगा, बढ़ेगा, या रिमेन सेम रहेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग कोई मटेरियल को हीट करेंगे तो उसका टफनेस जो है दोस्त हम लोग का घटता है। उसका टफनेस क्या होगा, घटेगा, क्योंकि उसका जो हीट करने के बाद क्या है ना, उसका पार्टिकल या ग्रेन साइज जो भी है वो डिस्टर्ब होता है, तो अपने स्थान से थोड़ा डिस्प्लेस होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, हम लोग का टफनेस जो है मटेरियल का घट जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज मैक्सिमम डक्टिलिटी। अब बोल रहा है कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसके जो कि मैक्सिमम डक्टिलिटी है, जो कि ड्रोन इनटू थिन वायर, है ना। डक्टिलिटी वही कहता है। ठीक, सभी हम लोग का डक्टाइल मटेरियल है, लेकिन हम लोग का इसमें सबसे ज़्यादा जो है ऑप्शंस में कौन सा जो है पूछ रहा है, माइल्ड स्टील, कॉपर, निकेल या एल्युमिनियम, इसमें कौन सा जो है मैक्सिमम डक्टाइल है। तो इसमें जो मैक्सिमम डक्टाइल है हम लोग का वो है माइल्ड स्टील। क्या है, माइल्ड स्टील। नेक्स्ट, ब्रिटल मटेरियल व्हेन सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड स्नैप ऑफ विदाउट गिविंग एनी सेंसिबल इलोंगेशन। बोल क्या रहा है, ब्रिटल मटेरियल, जैसा कि मैंने बताया ब्रिटल मटेरियल क्या है, थोड़ा सा भी मतलब कि उस पर प्रेशर या फिर फोर्स डालेंगे तो क्या होता है, टूट जाता है, भंगुर रहता है। जैसे गोल्ड ले लीजिए, गोल्ड जो सोना है वो बहुत भंगुर रहता है। ठीक, तो वही बोल रहा है ये क्या हो जाएगा, स्नैप अप हो जाएगा विदाउट गिविंग एनी सेंसिबल इलोंगेशन। बिना मतलब कि इलोंगेट किए, बिना खींचे हुए, अपना डिफॉर्म किए शेप वो क्या हो जाएगा, स्नैप अप हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हम लोग कैसा, ये स्टेटमेंट हम लोग का ट्रू है। यस, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट ब्रेक्स विथ लिटिल परमानेंट डिस्टॉर्शन। सेम क्वेश्चन है, यही वाला पूछा है, स्टेटमेंट में पूछ दिया है ना। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ब्रिटलनेस हो जाएगा। 14 का ए नंबर करेक्ट है। आइए नेक्स्ट, द हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच। अब हार्डनेस क्या है, अब अगर मान लेते हैं कि अगर ये क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम नहीं है तो क्या मैं बार बार बोलता हूँ, दो तरीके से क्वेश्चन को टिक सकते, 2-3 तरह से क्वेश्चन है जिसको आप टिक कर सकते हैं। एक तो पहला कि आपको जो है आंसर मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। दूसरा क्या है, और जितने भी ऑप्शन है उसको छाट लिया जाए, तो उसके लिए आपको क्या है, और जितने तीन ऑप्शन है उसका जो है आपको आंसर मालूम रहना चाहिए। जैसे हमें बोला है कैन बी ड्रोन इनटू थिन वायर, इसका जो है हम लोग का डक्टिलिटी होता है। इसका क्या होता है, डक्टिलिटी होता है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ब्रेक्स विथ लिटिल परमानेंट डिफॉर्मेशन, ये ब्रिटलनेस है, ये ब्रिटलनेस है। ये डी नंबर जो है कैन बी रोल्ड और हैमर्ड इनटू थिन शीट, ये हम लोग का मेलेबिलिटी है। ये क्या है, मेलेबिलिटी है। तो हम लोग का एक ही बच गया है क्या, कैन कट अनदर मेटल, तो ये हार्डनेस दर्शाता है। एक चीज होता है, जैसे मान लीजिए चाकू से भी किसी चीज को काट रहे हैं, तो चाकू जो है उससे ज्यादा हार्ड होना चाहिए जो वस्तु को हम लोग काट रहे हैं, तभी वो कटेगा, अन्यथा वो नहीं कटेगा। तो ये चीज ध्यान रखना है।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी नंबर है, कैन कट अनदर मेटल। ये जो है प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस होता है। ठीक, आई नेक्स्ट, कास्ट आयरन इज अ डक्टाइल मटेरियल, है ना। पूछ रहा है क्या कास्ट आयरन क्या है, डक्टाइल मटेरियल है, तो ये बिल्कुल गलत है। कास्ट आयरन डक्टाइल नहीं है। कास्ट आयरन जो है हम लोग क्या है, ये हम लोग का ब्रिटल मटेरियल है। कास्ट आयरन कैसा है, ब्रिटल मटेरियल है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अभी सबका प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, सभी कास्ट आयरन का, राउट आयरन का, और जितना भी एल्वाइंग स्टील है ना, या फिर जितना टाइप्स ऑफ आयरन है, जितना टाइप्स ऑफ राउट आयरन है, जितना टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन, सभी का भी क्वेश्चन आएगा, तो उसमें हम लोग देखते जाएंगे, इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज मैक्सिमम मेलेबिलिटी। अब पूछा है क्या, किसमें जो है सबसे ज्यादा मेलेबिलिटी है। कहने का मतलब मेलिएबल क्या, कैन बी ड्रोन और हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। तो कौन सा जो है ज्यादा जो हम लोग का थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, लीड है, सॉफ्ट स्टील है, राउट आयरन है, कॉपर है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें जो सही उत्तर होगा 17 का ए नंबर, लीड हम लोग का बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है 18 नंबर, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी इन द प्लास्टिक रेंज इज कॉल्ड। बोल रहा है क्या, कोई मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी जो प्लास्टिक रेंज के अंतर्गत जो है क्या करे, वो एनर्जी को स्टोर करने में सक्षम हो, तो उसको हम लोग कैसा हम लोग प्रॉपर्टी बोलेंगे, रेजिलियंस बोलेंगे, क्रीप बोलेंगे, फटिग स्ट्रेंथ बोलेंगे, या फिर टफनेस बोलेंगे। तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाता है वो होता है रेजिलियंस। क्या हो जाएगा, रेजिलियंस हो जाएगा। 18 का ए नंबर करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है द मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटेरियल। अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन दोहराया जा रहा है। मेलेबिलिटी डक्टिलिटी हम लोग ने बहुत देखा, लेकिन फिर से वही क्वेश्चन दोबारा घूम करके आ रहा है। ये देखिए क्या है, पहला नंबर अगर देखा जाए, रिगेन इट्स शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ये क्या हो जाता है, ये हम लोग का इलास्टिसिटी। ये क्या है, इलास्टिसिटी है। रिटेन्स द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड अंडर लोड परमानेंटली, ये है प्लास्टिसिटी। ये है प्लास्टिसिटी। तीसरा, कैन बी ड्रोन इनटू वायर्स विद द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स, ये है डक्टिलिटी। अब पूछा कैन बी रोल्ड और हैमर्ड इनटू थिन शीट, ये है मेलेबिलिटी। तो कभी कभी जो है सारा जो है ऑप्शन भी आप लोग जो है देख के चलिए, जब आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हो, इससे आप लोग को मदद मिलेगा, जो क्वेश्चन है पीछे का रिवीजन होते जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 19 का डी नंबर होगा, चूंकि मेलेबिलिटी पूछा है, प्रॉपर्टी क्या होगा, तो कैन बी रोल्ड आउट हैमर्ड इनटू थिन शीट। ठीक, आइए नेक्स्ट 20 नंबर, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अंडरगो लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन विद द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या इसमें, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अंडरगो लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन विथ द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत कीजिएगा कि यहाँ बोला लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन, तो यहाँ पे प्लास्टिसिटी मत टिक कर दीजिएगा। ठीक, प्लास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। यहाँ पे बोला गया कि टेंसाइल फोर्स देने पर क्या होता है, वो हम लोग का ये हम लोग क्या होता है, लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है विद द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स, तो ये डक्टिलिटी कहलाएगा करेक्ट। मतलब लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन कहने का मतलब वही है कि वो ड्रॉ हो जा रहा है थिन वायर में। ठीक, तो ये हम लोग का करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। 21, द स्टिफनेस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट। अब बोल रहा है कि स्टिफनेस क्या है हम लोग का, तो स्टिफनेस ये देखिए, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था हम लोग का, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था इसका जो मैंने करवाया था, वो सेम क्वेश्चन है। अगर देखा जाए सेकंड नंबर क्वेश्चन, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था, देखिए जो सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या है, द स्टिफनेस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट अंडर डिफॉर्मेशन। यही क्वेश्चन पूछा है कि द स्टिफनेस इज द एबिलिटी। अब देखिए जो हम लोग का 21 नंबर क्वेश्चन था जो हम लोग कर रहे थे, जो पूछा गया हम लोग क्या पूछा गया है यहाँ पे कि द स्टिफनेस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट, तो क्या आ जाएगा, डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस। इसमें कुछ करने वाला कोई चीज ही नहीं था, सेम क्वेश्चन पूछ दिया गया। अब पूछा आयरन ओर यूजुअली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, तो आयरन ओर जो है तीनों फॉर्मेट में पाया जाता है, ऑक्साइड में भी, कार्बोनेट में भी और सल्फाइड में भी। ठीक, ऑक्साइड में भी, कार्बोनेट में भी और सल्फाइड में भी। ऑक्साइड में पाया जाता है हम लोग का मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट, और कार्बोनेट में सीडेराइट और सल्फाइड में पायराइट। ठीक, ये सब का फॉर्मेट है। आई नेक्स्ट 23, द आयरन ओर मोस्टली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन। अब बोल रहा आयरन ओर जो कि हम लोग का प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन के लिए हम लोग का इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने सब फॉर्मेट में बताया, जैसा कि अगर ऑक्साइड के तौर पर रहेगा, ऑक्साइड के तौर पर रहेगा, तो इसमें तीन चीजें आती है। एक तो पहला आ गया मैग्नेटाइट,
हेमेटाइट और लिमोनाइट, ये तीन जो है ऑक्साइड के अंतर्गत आता है। अगर जो है हम लोग का कार्बोनेट के तौर पर रहेगा, है ना, कार्बोनेट और सल्फाइड है ना, दो चीज। अगर कार्बोनेट के अंतर्गत रहेगा, कार्बोनेट और सल्फाइड के अंतर्गत एक ही आता है। कार्बोनेट के अंतर्गत जो है हम लोग का जो है वो हम लोग का रहता है सीडेराइट, वो रहता है सीडेराइट। ठीक, अगर पूछेगा सल्फाइड के अंतर्गत सल्फाइड, तो इसके अंतर्गत भी एक ही चीज रहता है, वो हम लोग का पायराइट। वो क्या है? पायराइट। तो सभी में जो है आयरन कंटेंट अलग अलग है, सभी में जो है आयरन कंटेंट अलग अलग है। मैग्नेटाइट में 72%, हेमेटाइट में 70%, लिमोनाइट में 60%, सीडेराइट में आपका जो है लगभग अगर मान लेते हैं तो इसका भी 50 to 60% रहता है, और पायराइट में है जो 30 से 40% रहता है। इसलिए जो है पायराइट को हम लोग जो है पिग आयरन का प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं करते हैं। तो पिग आयरन का प्रोडक्शन के लिए जनरली जो यूज किया जाता है लार्ज अमाउंट पे, वो हेमेटाइट का किया जाता है। वो किसका किया जाता है? हेमेटाइट का किया जाता है। बी नंबर जो यहाँ पे करेक्ट होता है 23 का बी नंबर। ठीक, बाकी मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट भी यूज करते हैं, लेकिन जो लार्ज अमाउंट पे जो यूज होता है हेमेटाइट यूज करते हैं, और इसका कलर भी जो है हम लोग का ब्राउन होता है, इसलिए और ज़्यादा चांस में हम लोग यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट आइए, हेमेटाइट आयरन और कंटेंस आयरन अबाउट। अब पूछा है हेमेटाइट, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हेमेटाइट 70% कंटेंट करता है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा परसेंटेज? 70%, 24 का डी नंबर करेक्ट। फर्नेस इज यूज टू प्रोड्यूस, तो ब्लास्ट फर्नेस का प्रोडक्शन किस चीज का काम में आता है? तो सबसे पहले जो ब्लास्ट फर्नेस जो प्रोडक्शन होता है स्मेल्टिंग प्रोसेस के द्वारा, वो होता है पिग आयरन का, उसके बाद पिग आयरन को ही कपोला में मेल्ट कर क्या बनाया जाता है? कास्ट आयरन बनाया जाता है। ठीक, आइए नेक्स्ट, स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ। अब स्मेल्टिंग क्या प्रोसेस है? ये प्रोसेस है ब्लास्ट फर्नेस में ही होता है पिग आयरन के अंतर्गत। तो ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस है कि रिड्यूसिंग द ओर विथ कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ए फ्लक्स, कार्बन का ओर को रिमूव किया जाता है फ्लक्स के प्रेजेंस में। ठीक, आइए नेक्स्ट, ये दोनों भी जो है हम लोग का फर्स्ट जो हम लोग का स्टेप होता है पिग आयरन का प्रोडक्शन में, वही होता है पहले हम लोग रिमूव करते हैं क्ले सैंड, उसके बाद उसमें मॉइस्चर जो है हम लोग जो है एक्सपेल करते हैं, मतलब हटाते हैं। उसके बाद जो है स्मेल्टिंग प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट, द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ ए ब्लास्ट फर्नेस, अप्रोक्सीमेट हाइट होता है जो ब्लास्ट फर्नेस का, वो 30 मीटर का होता है। ठीक, हाइट जो होता है ब्लास्ट फर्नेस का वो 30 मीटर का होता है। अभी जो है बहुत तरह के ब्लास्ट फर्नेस आने लगे। अभी जो जनरली जो मॉडर्न डे में यूज किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस, वो इलेक्ट्रिक ब्लास्ट फर्नेस है, जो कि बहुत ही मतलब कि बहुत ही बढ़िया आता है, जो कि आपको बोकारो स्टील प्लांट में भी लगा हुआ है। आइए नेक्स्ट, द मैक्सिमम इंटरनल डायमीटर ऑफ ए ब्लास्ट फर्नेस। अब इंटरनल डायमीटर पूछा है ब्लास्ट फर्नेस का कितना होगा, तो इंटरनल डायमीटर ऑफ ब्लास्ट फर्नेस बताने से पहले मैं बता दूं कि ब्लास्ट फर्नेस का अंदरूनी अंदरूनी का जो ये चदरा जो रहता है, बोल सकते हैं पूरा स्टील से ही बना हुआ रहता है, लेकिन ये लाइन रहता है सिल्का और ब्रिक से, है ना, जैसा जो प्रोसेस ऑब्टेन करेंगे उस हिसाब से रहता है। तो 1.5 से 3 मीटर तक का ये मोटाई रहता है ये ब्लास्ट फर्नेस का आपका। अब बात करें इंटरनल डायमीटर कितना होता है ब्लास्ट फर्नेस का, तो वो 9 मीटर का होता है। कितना होता है? 9 मीटर का। और हाइट मैंने पहले बता दिया कितना, 30 मीटर का। ठीक, आइए नेक्स्ट 29, द पोर्शन ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस एबव इट्स वाइडेस्ट क्रॉस सेक्शन इज गॉट। अगर पूछेगा एबव इट्स वाइडेस्ट क्रॉस सेक्शन, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैक। अगर बोलेगा यहीं पे बिलो इट्स वाइडेस्ट क्रॉस सेक्शन, तो इसको बोलते हैं बॉस। और किससे जो है हम लोग जो है चार्ज फीड करते हैं, तो उसको कहते हैं थ्रोट। लेकिन अगर बोलेगा एबव इट्स वाइडेस्ट क्रॉस सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं उस पोर्शन का ब्लास्ट फर्नेस को, तो उसको बोलेंगे स्टैक। बिलो बोलेगा तो बॉस। ठीक, द पोर्शन ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस बिलो इट्स वाइडेस्ट क्रॉस सेक्शन, तो इसको बोलेंगे बॉस। द चार्ज ऑफ ब्लास्ट फर्नेस कंसिस्ट ऑफ। अब बोल रहा है जो भी ब्लास्ट फर्नेस हम लोग चार्ज फीड करते हैं थ्रोट के द्वारा, वो हम लोग कितना किस मतलब कि कितना कितना पार्ट में रहता है। तो जनरली याद रखिएगा 8 4 1, 8 4 और 1, तो 8 4 और 1 का रेशियो में रहता है। 8 क्या है, 4 क्या है और 1 क्या है। ठीक, 8 पार्ट जो है हम लोग का, ये जो 8 पार्ट है हम लोग का, ये कैल्सिनाइड ओर का रहता है, ये कैल्सिनाइड ओर का रहता है। ठीक, ये 4 जो है कोक का रहता है,
और एक जो है ये लाइमस्टोन का रहता है। यही रेशियो में जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जितना प्रोडक्शन चाहिए उस हिसाब से इसी रेशियो में हम लोग जो ब्लास्ट फर्नेस का जो चार्ज है वो लोग फीड करते हैं। ठीक, तो ए नंबर जो 31 का ए नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आइए नेक्स्ट 32, द चार्ज इज फेड इनटू द ब्लास्ट फर्नेस थ्रू। अब बताया था चार्ज जो ब्लास्ट फर्नेस के थ्रू किसे फीड किया जाएगा, तो हम लोग का थ्रोट के द्वारा, मुंह के द्वारा। तो थ्रोट मतलब मुंह कह सकते हैं, तो ब्लास्ट फर्नेस का मुंह के द्वारा है तो चार्ज को फीड करेंगे। आइए नेक्स्ट, इन द लोअर पार्ट ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस जोन ऑफ फ्यूजन द टेम्परेचर। अब देखिए यहाँ पे तीन जोन हो सकता है। मान लेते हैं अगर ये ब्लास्ट फर्नेस है जो कि 30 मीटर का हाइट का है, तो ये मान लेते हैं लोअर जोन है, ये मिडिल जोन है, ये अपर जोन है। तो सबसे नीचे में हम लोग क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, फिर मिडिल में कम, फिर ऊपर में कम। तो नीचे वाले को हम लोग कहते हैं जोन ऑफ फ्यूजन, बीच को जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन, ऊपर को जोन ऑफ रिडक्शन। ठीक, तो जोन ऑफ फ्यूजन में सबसे ज्यादा रहेगा, तो सबसे ज्यादा मतलब कि कितना हम लोग का टेम्परेचर रहेगा, तो हम लोग का रहता है 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस। बीच में अगर बोलेगा, ये हम लोग का लोअर पोर्शन हो गया, लोअर पार्ट बोल देते हैं, लोअर पार्ट में हम लोग का 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस जो है हम लोग का टेम्परेचर रहता है। ठीक, अगर बोले मिडिल पार्ट में हम लोग का 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस। और अपर पार्ट का बात कर ले, अपर पार्ट में सबसे कम रहेगा 400 से 700 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट 34, अब पूछा है जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन में, मतलब मिडिल पार्ट का पूछा है ये, तो 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा, 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस। 34 का बी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 35, द टेम्परेचर इन द अपर पार्ट ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस, मतलब कि जोन ऑफ रिडक्शन इज डैश दैट ऑफ द मिडिल पार्ट। अब टेम्परेचर क्या बताए थे, टेम्परेचर मैंने बताया अपर पार्ट में 400 से 700 और मिडिल पार्ट में हम लोग का 800 से 1000 है ना। तो ब्लास्ट फर्नेस में अपर पार्ट क्या है, लेस रहता है मिडिल पार्ट के तुलना में। ठीक, नेक्स्ट द फ्यूल यूज्ड इन द ब्लास्ट फर्नेस, जो फ्यूल यूज होता है ब्लास्ट फर्नेस से वो कोक के द्वारा किया जाता है। कोक का प्रोडक्शन कैसे होता है, पूरा कोक ओवन का बैटरी बना हो रहता है, अलग अलग पूरा खांचा। ठीक, उसमें क्या आता है, कोल को डाला जाता है 24 आवर के लिए, है ना। मतलब कि उसमें एक भी विद एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसमें मतलब कि ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आग लग जाएगा। और वो भी मतलब कि 1100-1200 डिग्री सेल्सियस पे। तब क्या होता है, कोल जो है हम लोग कोक में कन्वर्ट हो जाता है और उसको एज अ फ्यूल हम लोग यूज करते हैं ब्लास्ट फर्नेस के में। ठीक, नेक्स्ट 37, द कोक इन द चार्ज ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, है ना। द कोक इन द चार्ज ऑफ ब्लास्ट फर्नेस वो क्या करता है, क्या कंट्रोल द ग्रेड ऑफ पिग आयरन, एक्ट एज एन आयरन बियरिंग मिनरल, सप्लाइज हीट टू रिड्यूस ओर एंड मेल्ट द आयरन, या फिर फॉर्म अ स्लैग बाय कंबाइनिंग विथ इम्प्योरिटीज। तो जो भी हम लोग कोक डालते हैं वो क्या करता है, वो सप्लाइज हीट करता है टू रिड्यूस ओर एंड मेल्ट द आयरन। कोक क्या करता है, कोक का वही हम लोग काम क्या है जनरली कि जो भी हम लोग मेटल डालें उसको मेल्ट करवाना, है ना। तो मेल्ट तो आयरन करवाएगा ही और हीट भी हम लोग का रिड्यूस करेगा ओर का, ताकि जो है आयरन मेल्ट हो जाए। ठीक, नेक्स्ट 38, द आयरन ओर इन द चार्ज ऑफ ब्लास्ट फर्नेस एक्ट एज एन आयरन बियरिंग मिनरल, है ना। तो हम लोग का ये करेक्ट उत्तर है, जो भी आयरन ओर है, जो भी हम लोग चार्ज फीड कर रहे हैं ब्लास्ट फर्नेस में, वो आयरन बियरिंग मिनरल की तरह काम करता है। 39, द लाइमस्टोन इन द चार्ज ऑफ ए ब्लास्ट फर्नेस डिकम्पोजेज टू गिव लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो बोला द लाइम 10 ऑब्टेन्ड। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो भी हम लोग 8:4:1 का रेशियो में दे रहे थे, एक का जो रेशियो था हम लोग का लाइमस्टोन का था, तो ये बोल रहा है लाइमस्टोन जब हम लोग चार्ज दे रहे हैं ब्लास्ट फर्नेस में, तो वो क्या हो रहा है, लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जा रहा है। तो जो लाइम हम लोग का ऑब्टेन हो रहा है वो क्या करेगा, तो हम लोग का वो स्लैग फॉर्म करता है बाय कंबाइनिंग विथ इम्प्योरिटी। जो भी इम्प्योरिटी उसमें रहता है वो क्या होता है, उसे स्लैग बना लेता है। ठीक, नेक्स्ट द स्लैग फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस। अब जो ये स्लैग बना है, इम्प्योरिटी साथ मिक्स करके, उसको हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, है ना। तो उसको हम बहुत तरीके से जगह जगह पे यूज कर सकते हैं, जैसा जो है बैलस्ट फॉर रेल रोड में यूज करते हैं। देखते हैं रेल में जो भी है, रेल रूट में जो भी बैलस्ट है वो मतलब कि आप उसमें डाल सकते हैं, है ना। इज मिक्सड विथ टार फॉर रोड मेकिंग में टार में मिक्स कर सकते हैं रोड बनाने के लिए। या फिर ये जो है कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम एल्युमिनियम एंड फेरस सिलिकेट्स रहता है,
तो इसको अदर चीज़ में हम लोग भी यूज कर सकते हैं जहाँ इसका जरूरत है, कैल्शियम, एल्युमिनियम और फेरस सिलिकेट्स का। तो इसका जो आंसर हो जाए हम लोग का डी नंबर। स्लैग का क्या यूज करेंगे हम लोग, सभी जगह यूज कर सकते हैं, रेल रोड में भी और जहाँ पे ये सब कैल्शियम, एल्युमिनियम, फेरस सिलिकेट का यूज होगा वहाँ भी। 41 इन आयरन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन फ्री फॉर्म इज कॉल्ड ग्रेफाइट। तो फ्री फॉर्म में हम लोग जो सही बात है कार्बन रहेगा तो हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं, लेकिन कंबाइंड फॉर्म में रहेगा, कंबाइंड फॉर्म में रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सीमेंटाइट। ठीक, तो ये जो हम लोग फ्री फॉर्म में रहेगा ये हम लोग का क्या रहता है, ये हम लोग का बोल सकते हैं लाइट वेट का रहता है। और जो हम लोग का सीमेंटाइट जो होगा, जो कि हम लोग का क्या कंबाइंड फॉर्म में रहता है, वो हार्ड रहता है। ठीक, तो यहाँ पे ये एग्री है, ये सही उत्तर है। नेक्स्ट, द कार्बन इन द पिग आयरन वेरीज फ्रॉम। अब पिग आयरन जो कि प्रोडक्शन हुआ है हम लोग का, किसमें हुआ प्रोडक्शन, ब्लास्ट फर्नेस में हुआ, तो उसका पूछा गया यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज। तो कार्बन का परसेंटेज होता है 1 से 5%। कितना होता है, 1 से 5%। नेक्स्ट, द कपोला इज यूज टू मैन्युफैक्चर। अब कपोला क्या है, पिग आयरन को रीमेल्ट करके क्या करते हैं हम लोग, फॉर्म करते हैं, कास्ट आयरन फॉर्म करते हैं, है ना, कहाँ, कपोला में। नेक्स्ट आइए, फ्री कार्बन इन आयरन मेक्स द मेटल। अब फ्री आयरन इन कार्बन पूछ रहा है क्या करता है मेटल को। दो चीज होता है, अभी मैंने बताया फ्री कार्बन मतलब ग्रेफाइट, और कंबाइंड फॉर्मेट जो हो गया वो हम लोग का सीमेंटाइट। तो दो चीज हो सकता है, फ्री कार्बन में करेगा, एक तो करेगा, अगर सॉफ्ट करेगा वो अगर मेटल को, तो आयरन को, तो वो क्या होगा, हम लोग का कोर्स ग्रेन देगा। ठीक, जैसा कि पहला में दिया गया है। अगर वो हार्ड देगा, अगर वो हम लोग का हार्ड रहेगा तो मतलब कि फाइन ग्रेन देगा। फाइन ग्रेन कहने का मतलब एकदम छोटा छोटा पार्टिकल, तो इससे क्या हो जाएगा, हम लोग का जो है मटेरियल जो है हम लोग का हार्ड बनेगा। और अगर कोर्स ग्रेन है मतलब बड़ा बड़ा दाना होगा, तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये सॉफ्ट हम लोग का मटेरियल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ जो फ्री कार्बन रहेगा तो वही हो जाएगा सॉफ्ट एंड गिव्स अ कोर्स ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट में आएगा कंबाइंड कार्बन। तो कंबाइंड कार्बन में क्या हो जाएगा, हार्ड और फाइन ग्रेन क्रिस्टल स्ट्रक्चर देगा। ठीक, नेक्स्ट आएगी, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन वेरीज फ्रॉम। तो कास्ट आयरन में जो वेरी करेगा हम लोग का जो कार्बन का परसेंटेज है, जैसा कि हम लोग पिग आयरन में देखे कितना 1 से 5%, और तो कार्बन इन परसेंटेज इन कास्ट आयरन तो ये हम लोग का 1.7 से 4.5%, जो कि हम लोग जो देखते हैं आयरन कार्बन फेज डायग्राम में यही होता है, 4.5% तक हम लोग यूज करते हैं। कास्ट आयरन इज मैन्युफैक्चर्ड इन। अब पूछ रहा है कास्ट आयरन कहाँ मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो कपोला में, जैसा हम लोगों ने देखा पिग आयरन को रिमेल्ट करके कास्ट आयरन का प्रोडक्शन कहाँ किया जाता है, कपोला में। ठीक, आइए नेक्स्ट, अब पूछा कास्ट आयरन कैसा मटेरियल, तो कास्ट आयरन हम लोग का ब्रिटल मटेरियल है। ये इसमें थोड़ा सा भी हम लोग क्या करेंगे, अगर फोर्स डालेंगे तो ये टूट जाएगा हम लोग का कास्ट आयरन। नेक्स्ट, कास्ट आयरन इज यूज्ड इन दोज पार्ट विच आर सब्जेक्टेड टू शॉक्स, है ना। अब चूंकि जैसा कि मैंने बताया कि कास्ट आयरन जो है हम लोग क्या है, ब्रिटल मटेरियल है, तो इसको हम लोग वहाँ पे यूज नहीं करेंगे जहाँ की हम लोग का शॉक का मतलब कि अचानक वहाँ पे लोड देने का बात हो, है ना। अगर वहाँ अचानक लोड देंगे तो क्या होगा, हम लोग कास्ट आयरन टूट जाएगा, वहाँ पे हम लोग का फॉल्टी हो जाएगा। तो इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है हम लोग का। ठीक, नेक्स्ट, कास्ट आयरन है हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एक्सीलेंट मशीनिलिटी, गुड कास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, ये तीनों चीज है। कास्ट आयरन का ये एक बात है, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ब्रिटल मटेरियल है, और मशीनिबिलिटी बढ़िया रहता है, और कास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक भी उसका बढ़िया है, तो ऑल ऑफ दी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, द स्टील स्क्रैप एडेड इन द चार्ज ऑफ कपोला कंट्रोल्स द ग्रेड ऑफ कास्ट आयरन प्रोड्यूस्ड, है ना। बोल रहा स्टील स्क्रैप जो भी ऐड करते हैं हम लोग स्टील कपोला में, वो क्या करता है, कंट्रोल करता है कास्ट आयरन। तो ये सही है, ए नंबर। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कास्ट आयरन, अभी मैंने बताया जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा कास्ट आयरन का वो ज्यादा होगा टेंसाइल स्ट्रेंथ के तुलना में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, सिलिकॉन इन कास्ट आयरन। अब देखिए तरह तरह का जो इम्प्योरिटीज मिलाया जाता है उसमें, है ना। कास्ट आयरन का जो भी जिसमें जो इम्प्योरिटी मिलाया जाता है तरह तरह का, वो क्या क्या मतलब कि कास्ट आयरन के अंतर्गत जो है कंट्रोल करेगा उसको। जैसे सिलिकॉन इन कास्ट आयरन पूछा, तो इसमें याद रखने का तरीका कैसे है, भूल जाते हैं लोग। ठीक, तो इससे याद रखना SSE सीनियर सेक्शन इंजीनियर सभी लोग को बनना है। अभी तो रेलवे में जो है सीनियर सेक्शन इंजीनियर का जो है हम लोग का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बंद कर दिया है, इसलिए जेई के थ्रू ही प्रमोट किया जाता है। ठीक, तो पहले जेई बनना पड़ेगा आपको रेलवे में, उसके बाद ही सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन पाइएगा इंडियन रेलवे में। तो एस से हो जाएगा हम लोग क्या, सिलिकॉन, एस से हो जाएगा हम लोग का सिलिकॉन। याद रखने का तरीका मैं सिर्फ बता रहा हूँ। और एस से हो जाएगा सॉफ्ट, और ई से हो जाएगा इजिली मशीनेबल। ठीक, कभी भी नहीं भूलिएगा,
इजिली मशीनेबल, मशीनेबल। ठीक, तो हम लोग क्या हो जाएगा 53 का ए नंबर जो है करेक्ट उत्तर हो गया। ठीक, आइए नेक्स्ट। अब बोल रहा सल्फर इन कास्ट आयरन, सल्फर क्या करेगा, अब फिर भूल जाएगा, एक तो याद रह जाएगा, ये SSE से याद रह गया। ठीक, SSE से याद आ गया। ठीक, सिलिकॉन जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मशीन में बनाएगा कास्ट आयरन को। अब सल्फर क्या करेगा, सल्फर, सल्फर को याद रखना सुहाग से, सल्फर को किससे याद रखना है, तो सुहाग से। ठीक, कैसे लिखेंगे, सुहाग, सुहाग है ना, सुहाग मतलब क्या होता है, ब्राइड, यहाँ ब्राइड लिख देते हैं इंग्लिश में। तो सु से हो गया सल्फर, और ह से हो गया हार्ड, और बी से हो गया हम लोग का ब्रिटल। ठीक, इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। तो ये चीज हो गया। तो 54 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस, इंक्रीज हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस सल्फर में। चिल्ड कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस्ड, अब बोल रहा है तरह तरह का जो कास्ट आयरन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा है चिल्ड कास्ट आयरन जो है कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। ऐसे भी जानते हैं चिल्ड जो है, चिल्ड मतलब क्या था, ठंडा होता है। कहीं भी दुकान में जाइएगा तो क्या लोग बोलते हैं कि थोड़ा चिल्ड हमको जो है पेप्सी जो है चिल्ड देना, ठंडा ज़्यादा देना, चिल्ड मतलब ज़्यादा ठंडा। तो चिल्ड कास्ट आयरन तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूब कूलिंग ऑफ मोल्टेन कास्ट आयरन के द्वारा उसका प्रोडक्शन होता है। क्यूब कूलिंग मतलब बहुत ही जल्दी उसको ठंडा करके वो चिल्ड कास्ट आयरन को बनाया जाता है। नेक्स्ट है व्हाइट कास्ट आयरन हैज अ व्हाइट कास्ट आयरन हैज अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, है ना। व्हाइट कास्ट आयरन का पूछा है, क्या पूछा है कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, तो सही है। नेक्स्ट है नोडुलर कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग डैश टू द मोल्टेन कास्ट आयरन। अब देखिए, अब नोडुलर कास्ट आयरन में क्या हम लोग ऐड करेंगे, तो जो है हम लोग का मोल्टेन कास्ट आयरन, मोल्टेन कास्ट आयरन में क्या ऐड करेंगे, तो नोडुलर कास्ट आयरन बनेगा। तो इसको याद करना है हम लोग का MnC से, क्या याद करना है, MnC से। M से हो जाएगा मैग्नीशियम, और NC से हो जाएगा हम लोग का नोडुलर कास्ट आयरन। ठीक, नोडुलर कास्ट आयरन याद रखने का ये सब तरीका है, जो आपके जो जीवन में आते रहता है ना, उसके अंदर उसको रिलेट करके अगर आप लोग याद कीजिए तो जल्दी याद हो जाएगा, भूलिएगा भी नहीं। ठीक, तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम को ऐड करेंगे तो क्या हम लोग का प्रोडक्शन हो जाएगा नोडुलर कास्ट आयरन। मोल्टेन कास्ट आयरन मतलब पिघला हुआ कास्ट आयरन, अगर हम लोग क्या ऐड कर दें, मैग्नीशियम ऐड कर दें, तो नोडुलर कास्ट आयरन का प्रोडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है मेलिएबल कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस्ड। आप पूछा है मेलिएबल कास्ट आयरन का प्रोडक्शन हम लोग कैसे करेंगे, तो मेलिएबल कास्ट आयरन का प्रोडक्शन हम लोग एनिलिंग प्रोसेस के द्वारा करते हैं। तो फ्रॉम व्हाइट कास्ट आयरन बाय एनिलिंग प्रोसेस, है ना। व्हाइट कास्ट आयरन को अगर एनिलिंग प्रोसेस के द्वारा हीट ट्रीटमेंट किया जाए तो हम लोग क्या प्रोडक्शन निकल के आएगा, मेलिएबल कास्ट आयरन। नेक्स्ट आइए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। When elements like nickel, chromium, copper and molybdenum are added to the molten cast iron, it produces। बोल रहा है एलिमेंट्स जैसे कि यहाँ पे बोला गया है निकेल, क्रोमियम, कॉपर, मोलिब्डेनम अगर ऐड किया जाए, अगर ये सब कॉपर ऐड, अगर ये सब मतलब एलिमेंट ऐड किया जाए तो हम लोग मोल्टेन कास्ट आयरन कैसा हो जाएगा, तो हम लोग का एलॉय कास्ट आयरन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एलॉय कास्ट आयरन बन जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने देखा क्या, व्हाइट कास्ट आयरन जो है एनिलिंग के द्वारा बना जाता है, कोई दिक्कत नहीं। नोडुलर कास्ट आयरन जो है अगर हम लोग मोल्टेन कास्ट आयरन में जो है हम लोग मैग्नीशियम मिला दे तो मेलिएबल कास्ट आयरन कैसे बनेगा, व्हाइट कास्ट आयरन को फिर से हम लोग एनिलिंग के द्वारा हीट ट्रीटमेंट करेंगे तो हम लोग का मेलिएबल कास्ट आयरन बनेगा। लेकिन अगर ये सब एलिमेंट मिला दें निकेल, क्रोमियम, कॉपर, मोलिब्डेनम, तो हम लोग क्या बनेगा, एलॉय कास्ट आयरन। ठीक, नेक्स्ट आया आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एडिशन ऑफ मैग्नीशियम टू कास्ट आयरन इंक्रीजेज। अब बोल रहा है मैग्नीशियम अगर ऐड करें तो जो है कास्ट आयरन में हम लोग का क्या इंक्रीज करेगा, हार्डनेस, डक्टिलिटी, स्ट्रेंथ, टेंशन, कोरोजन रेजिस्टेंस, क्रीप रेजिस्टेंस। तो मैग्नीशियम को ऐड करने से कास्ट आयरन का जो है डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ इन टेंशन हम लोग का जो है इंक्रीज करेगा। ठीक, तो आज के लिए 60 क्वेश्चन जो सफिशिएंट है। स्टार्टिंग जो है 40-50 क्वेश्चन तक तो इजी था, उसके बाद कास्ट आयरन का जो है प्रॉपर्टी आया गया, ये सब अभी टाइप चल रहा है हम लोग का कास्ट आयरन का, और उसका प्रॉपर्टी के बारे में क्या ऐड करेंगे। तो सभी चीज़ इसी तरह है, पहले कास्ट आयरन आएगा, फिर राउट आयरन है, फिर स्टील के बारे में है ना, फिर टाइप्स ऑफ एलॉइंग स्टील है, उसके बाद आयरन कार्बन फेज डायग्राम से कुछ क्वेश्चन है, तो ये ही फिर है ना, लगभग 300 क्वेश्चन है लगभग, है ना। तो ये इसमें ज़्यादा टाइम समय नहीं लगेगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, अहम रोल प्ले करता है ना। इंजीनियरिंग मटेरियल, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, है ना। तो इसको थोड़ा बढ़िया तरीके से पढ़िए। ठीक, तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।